एक्सरसाइज है 6, चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। पहला में देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। कह रहा है कि किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना की निर्णायक रूप से हुई। वो कौन सा 3 गो प्रक्रिया था जिसमें शहरीकरण बनाया गया, शहरीकरण की स्थापना हुई, शहरों की स्थापना हुई। तो शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत पहले से ही रही, किंतु शहरों के विकास की प्रक्रिया लगभग 200 साल पुरानी है। आधुनिक शहरों में स्थापना जिन 3 प्रक्रियाओं की निर्णायक भूमिका रही वे निम्न हैं। क्या? औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। इसका मतलब क्या होता है? जैसे पूंजी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एक माल को खपाने के लिए, एक बने उत्पादन को खपाने के लिए एक बाजार की आवश्यकता होने लगी। और लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, अपने में प्रतिस्पर्धा होने लगा कि हमको आगे बढ़ना है, हमको क्या करना है। तो 3 गो प्रक्रिया था। कौन कौन सा? औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। इसके कारण ही शहरों का अभ्युदय हुआ। अगला प्रश्न है कि समाज का वर्गीकरण नगरीय एवं नगरीय क्षेत्र के वर्गीकरण किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है? तो 2 ही चीज होगा। सबसे पहले जनसंख्या का घनत्व, गांव में आबादी कम रहता है। ये कह रहा है कि समाज का जो वर्गीकरण है वो ग्रामीण और नगर, ये किस आधार पर किया जाता है? कोई मापदंड है का? बिल्कुल है। सबसे पहला है जनसंख्या का घनत्व, देखा जाएगा कि जनसंख्या कितना रहता है। दूसरा चीज देखा जाएगा कि वहां पे लोग ज्यादातर किस लाइन में जुड़े हुए हैं। तो अगर कृषि लाइन में जुड़े हुए होंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में चला जाएगा, और कम लोग कृषि में जुड़े होंगे, दूसरा लाइन कृषि छोड़ करके कोई दूसरा, तो उसको नगर क्षेत्र में। तीसरा देखा जाता है प्रशासनिक संदर्भ। गांवों में कभी भी प्रशासन जो होता है गांव में नहीं होता है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा शहर में होगा वो। तो 2 तरह से विभेद किया जाता है, अंतर किया जाता है, भिन्न किया जाता है। एक जनसंख्या के आधार पर और क्रियाकलापों के आधार पर कि कैसा काम आदमी कर रहा है वहां पे, और दूसरा प्रशासन, पुलिस शासन के आधार पर। अगला आता है आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या हैं? तो जनसंख्या का घनत्व, तो वही प्रश्न वह भी है, और कृषि आधारित एवं आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। अगर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है तो उसको शहर में गिना जाने लगेगा, और कृषि में अगर कम लोग जुड़े हुए हों तो उसको भी क्या किया जाएगा? नगर में गिना जाने लगेगा। गांव के कृषि जन आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाएं। तो गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता है। अब गांव में चले जाइएगा तो उस ज्यादातर किस काम में जुड़ा रहता है आदमी? खेती होती के काम में। अभी जाइएगा तो पूरा धान का कटनी उटनी में सब कुछ लग गया होगा, तो वहां पे ये जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद की ही होती हैं जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। ग्रामीण अपने उत्पाद से अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को क्या कर लेते हैं? पूरी कर लेते हैं। ग्रामीण अपने उत्पाद से मतलब जो उपजाते हैं उसी से अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। तो गांव में ज्यादातर काम सबसे पहला जो होता है वो खेती का होता है। सब लोगों का जो आय का स्रोत होता है क्या होता है? खेती होता है। खेती से जो अनाज मिलता है उसी को बेचते हैं, उसी के कारण उन लोगों को क्या मिलता है? पैसा वगैरह मिलता है। अगला आता है कि शहर किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं? तो शहर में आपका व्यापार हो जाएगा, उत्पादन संबंधी क्रियाओं के केंद्र होते हैं। यहाँ शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, रोजगार की बेहतर संभावनाएं होती हैं, जिसके कारण लोग गांव से कहाँ भागते हैं? शहर की ओर भागते हैं। शहरों में आकर एकत्र होने वाले लोग वास्तव में गांव के ही होते हैं, जो शहरी चमक दमक और उचित व्यवस्था केंद्र से प्रभावित होकर शहरों में पहुंच गए जाते हैं। शहर गतिशील अर्थव्यवस्था के भी केंद्र होते हैं।
शहर किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं? तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये सब के संभावनाएं शहर में अच्छे होते। शहर में एक और बात होता है कि शहर में रहने वाले कोई शहरी लोग नहीं होते हैं, गांव के ही लोग रहते हैं। शहरों की चमक दमक देख करके आ गए, ऐजे रह गए, फिर वैसा ही बन भी गए। नगरीय जीवन, आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं? परिवर्तन प्रकृति का अटूट नियम है। समय के साथ आ रहे बदलावों को हम आधुनिकता की श्रेणी में रखते हैं। यह परिवर्तन हमारे वेशभूषा, जीवन स्तर इत्यादि में आता है, जो सर्वप्रथम शहरी क्षेत्रों में परिलक्षित होता है। आधुनिक संचार सुविधाएं, आधुनिक घरेलू उपयोग की पदार्थ, नई नई डिजाइनों वाले वेशभूषा सर्वप्रथम नगरीय जीवन में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनाने के लिए वहां आवश्यक संसाधन एवं माध्यम उपलब्ध रहते हैं। मतलब देखो क्या कह रहा है कि नगरीय जीवन में आधुनिकता एक दूसरे के अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। जो भी नया नया बदलाव आता है, नया नया जो भी परिवर्तन आता है, वो सब सबसे पहले कहाँ हुआ है? किसी बड़े विकसित शहर में हुआ होगा, किसी बड़े विकसित शहर में हुआ होगा। गांव देहात में कोई नया, जैसे कि मान लो कि बाल कटवाने का कोई तरीका हो, तो आदमी कहता ना कि ऐसा बाल कटवाएंगे, वैसा बाल कटवाएंगे। तो जिसे प्रचलन चला था इसे बीच में से झाड़ने का, सभी आदमी झाड़ते थे बीच में से। वो एक फिल्म आया था कोई सलमान खान का, तेरे नाम स्टाइल कहलाता था वो तो वो, हाँ उस समय आया था, उस समय पूरा ये। तो वो कौन, अब एक मान लो कि भिखारी कोई गलती से ऐसे झाड़ के चले, ओकर कोई कॉपी करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन धोनी बड़ा बड़ा बाल रखा तो ढेर लोग धोनी का स्टाइल बना लिया, ऐसा रखेंगे हम अब। तो एक तरीका बना लिया जाता है। ये सब कहाँ होता है? ये सब चालू कहाँ से होता है? शहरों से। कहाँ से चालू होता है? शहरों से, नगरों से। अब वो धीरे धीरे अब कहाँ पहुंचता है? गाँव में। खैर गाँव में तो प्रचलन बड़ा दिक्कत है, वहां पे गाँव में पहन के चलोगे तो ढेर आदमी उसको तुमको इतना लजवाएंगे ना कि अगले दिन से फिर उसी वेशभूषा में आदमी आ जाता है। लेकिन शहरों में ये सब परिस्थिति आ सकता है, चल जाता है, क्योंकि वहां पे वैसा वातावरण भी मौजूद रहता है और तरह तरह के ढंग के बहुत सारी चीजें, कपड़ा वगैरह। इसके बाद में गांवों नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक ऐसी मान्यता क्यों है? किसी भी नगर में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक होता है। ऐसी मान्यता का मुख्य आधार पूंजी का असमान वितरण है। पूंजी कुछ ही लोगों के पास सीमित होती है, जिसे पूंजीपति वर्ग कहते हैं। ये अपनी पूंजी के बल पर हर एक कार्य को विशेष सफलता प्राप्त कर लेता है। मतलब देखो क्या है, प्रश्न करे कि नगरों में जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है? छोटे संख्या वाले हैं। ऐसा मान्यता क्यों कहा गया? तो अगर आप कहीं भी चले जाओ तो ज्यादातर पूंजी का जो वितरण है असमान रूप से है। अपने ही देश में देख लो, अब मान लो कि बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दुनिया का संपत्ति लेके बैठे हैं, और कुछ लोग ऐसा हैं कि जिनको आज सुबह खाए तो शाम को खाएंगे, और शाम को खा लिए तो कल सुबह खाएंगे। ये भी वितरण है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो विशेष अधिकार वाले हैं वो अल्पसंख्यक ही हैं, कम संख्या में है जिनको भी विशेष अधिकार मिला है। अगला आता है नागरिकों के अधिकार के प्रति नई चेतना किस प्रकार का आंदोलन का या प्रयास से बना? नागरिक अधिकारों के प्रति नए चेतना का विकास मुख्यतः चार्डिग आंदोलन, 10 घंटे का आंदोलन और आर्थिक एवं राजनैतिक प्रयास से हुआ, क्योंकि लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति उन्नत करने के लिए राजनैतिक अधिकारों को जानना जरूरी हो गया। मतलब क्या हुआ कि नया एक चेतना सब में किस प्रकार से आया? तो नागरिकों के अधिकार के प्रति नई चेतना का विकास का मुख्यतः कारण था चार्डिग आंदोलन, 10 घंटे का आंदोलन कि हम काम ज्यादा नहीं करेंगे, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रयास। इसमें क्या हुआ कि अधिकारों को जान गए लोग कि नहीं, हम ये अधिकार हमारा ये है, हम इस अधिकार के अंतर्गत यही काम कर सकते हैं।
व्यापार पूंजीवाद ने किस प्रकार के नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? तो उद्योगों में पूंजी लगाने वाले लोग ही थे, वे लोग ही थे जो व्यापार व्यवसाय से काफी पूंजी एकत्र कर चुके थे। ये जहां अपना व्यवसाय करते थे, पहले वहां तो गांव ही था, बाद में कस्बा बन गया, कस्बा ही विकसित होकर के नगर के रूप में बदल गया। वहां सीधी और सपाट सड़कें बनी, आगंतुकों के आवास के लिए धर्मशालाएं बनी। धीरे धीरे वह नगर किसी खास वस्तु का व्यवसाय का केंद्र बन गया। अतः स्पष्ट है कि व्यवसायिक पूंजी ने ही नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। मतलब व्यवसायिक पूंजी ने किस प्रकार, तो ये उद्योग में पूंजी लगाने वाले जो लोग थे, उद्योग कोई खोल दिया, तो सबसे पहले तो छोटा मोटा गांव होगा, फिर धीरे धीरे वहां पैसा लगाया गया, लोग आने लगे, गांव से कस्बा बन गया, कस्बा से गंज बना, गंज से शहर बना, शहर से नगर बन गया। तो वहां उसके लिए क्या बना, रोड बनने लगा, धर्मशालाएं बनने लगा, धीरे धीरे वो किसी खास व्यवसाय का केंद्र बन जाता है। और इस तरह से पूंजी ही नगरों के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका का किस प्रकार की रही? तो शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका अच्छी भूमिका रही। मध्यम वर्ग धीरे धीरे शिक्षित वर्ग के रूप में उभरने लगा। इस वर्ग से वकील, शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स, विभिन्न पदों पर लोग आसीन होने लगे। इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी, जिससे इसके सामाजिक जीवन में बदलाव आने लगा और इसे शहरीकरण की प्रक्रिया क्या हो गई, आरंभ हो गई। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग का भूमिका यही रहा कि पढ़े लिखे लोग इसमें मध्यम वर्ग में निकलने लगे। जैसे कौन कौन लोग, वकील, शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स, ये सब निकलने लगे और ये विभिन्न पदों पर जाकर के आसीन होने लगे। आज छोटा सा जो मध्यम परिवार होता है वो चाहता है कि कोई नौकरी मिल जाए। नौकरी क्यों मिल जाए वो चाहता है? क्योंकि इस पद पर जाने के बाद उसका एक सैलरी निश्चित हो जाएगा और वो उतना ही दिमाग लगाया है कि हम अगर इस पद पे पहुंच जाएंगे तो मेरे घर का जो स्थिति है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सब बदलाव आने लगा और शहरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। अगला है कि श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थिति के अंतर्गत हुआ? आधुनिक शहरों में एक ओर जहां पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ, तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग का शहरों में फैक्ट्री प्रणाली के साथ श्रमिकों का आना आरंभ हो गया। इसमें अधिकांश भूमिहीन कृषक मजदूर थे जो अधिक नगद आय की लालसा से अपने मूल गांवों को छोड़कर शहरों में आने लगे। वास्तव में गांवों की कृषि कार्य की मजदूरी में अनाज ही मिलता था, जिसके कारण उनकी बहुत सी आवश्यकताएं अधूरी रह जाती थी। लेकिन शहर में आकर फैक्ट्री श्रमिक बनने पर उन्हें नगद आय प्राप्त होने लगा। श्रमिक वर्ग का आगमन मतलब पूछ रहा प्रश्न कि शहरों में किस परिस्थिति में हुआ? सबसे मेन कारण होता है पैसा। गांवों से कोई भी अगर लड़का भाग जाता है शहर में कमाने के लिए तो उसके एक ही चीज का जरूरत है, पैसा। वो क्यों भागने लगा? क्योंकि गाँव में काम करेगा तो उसको मजदूरी कम मिलेगा, दूसरा चीज मजदूरी में भी मिलेगा तो अनाज मिलेगा। अभी धान कटनी पिटनी का दिन है तो जाइएगा तो धान मिलेगा, और धान नहीं उसको चाहिए कुछ पैसा। तो अब वहां से वो क्या करना कि छोड़ दिया और जा करके चला गया शहर में। शहर में उसको मजदूरी मिली, बहुत सारी आवश्यकताएं उसको पूरा कर सकता था क्योंकि उसको पैसा मिल रहा था और पैसा से वो सब कुछ खरीद सकता था। तो इस कारण से वो भागने लगा कहाँ? शहर में। अगला प्रश्न आता है कि शहरों ने किन किन समस्याओं को जन्म दिया? शहर से समस्या भी बहुत सारा हुआ। कौन कौन सा? शहर में श्रमिक की संख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए अत्यधिक हो गई। सरकार में लोक भावना का विचार अभी नहीं आया था, जिसके कारण शहरों में अनेक समस्याओं का जन्म हुआ, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि, दूसरे नवांगतों के लिए आवास की समस्या, शौचालय या स्नान घरों की कमी, स्वास्थ्य संबंधी विषयों के प्रति उदासीनता, प्रदूषण, यातायात संबंधी समस्याएं। शहरों ने प्रतिस्पर्धा एवं अवसरवाद जैसी नकारात्मक प्रवृत्ति को जन्म दिया है, जो संतुलित सामाजिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है। बहुत सारा यहाँ पे लोग आ गया, जिसके कारण बेरोजगारी आ गई, नया नवांगता आ रहा था तो यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं था शहरों में।
स्नान घर, शौचालय, पेयजल की कमी, ये सब प्रश्न खड़ा कर दिया। अब इसी के कारण एक और चीज हुआ उत्पन्न, अवसरवाद, प्रतिस्पर्धा और अवसरवाद। प्रतिस्पर्धा और अवसरवाद का मतलब क्या हुआ कि जैसे जिसका जो अवसर था वो कमा लेता था, जो अवसर नहीं, मजबूरी में काम कराना कि देखिए आप लोग जैसे 10 लोग खड़ा है और काम खाली एक आदमी का है, तो सब छापर पड़ रहा है कि हमको लिया चलिए, हमको लिया चलिए। तो उसमें बोलेगा नहीं कि देखो हम इतना ही पैसा देंगे, अब चलना है तो चलो, नहीं तो ई जा रहा है, तो बोले कि ठीक है हम ही चलेंगे। तो इस तरह से एक अवसरवाद आने लगा, कम पैसे में भी काम करा लेना, क्योंकि बेरोजगारी इतना ज्यादा है। कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता क्या है? कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता मुख्य रूप से यह है कि यह आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता है, जो इनकी आय का मुख्य स्रोत होता है। गांव की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित होती। कृषि प्रधान, कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि में जो भी जुड़ा रहेगा वो लगभग उसके सब परिवार को काम मिल जाएगा। दूसरा चीज, गांवों की जो ज्यादा आबादी है, एक हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय में ही जुड़ा रहता है, और ये जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित होती है। खेती करके जीवन निर्वाह हो सकता है, ये ना कि पूरा जीवन अच्छा से कट जाएगा, निर्वाह हो जाएगा, खैला बिना आदमी मरेगा नहीं। गांव और शहरों में मुख्य अंतर क्या है? तो शहरों और गांव में मुख्य अंतर यह है कि ग्रामीण लोगों की आजीविका जहां कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधों पर आधारित होती है, तो शहरों में लोग व्यवसाय, व्यापार, उद्योग एवं नौकरी में लगे होते हैं। गांव में क्या मिलेगा? यही मिलेगा, खेती करते हुए मिलेंगे लोग, भैंस चराते हुए मिलेंगे, पशुपालन करेंगे, छोटे मोटे उद्योग करेंगे, मुर्गा पालन करेंगे, खांची कुदारी बनाएंगे, दिया बनाएंगे, यही सब बनाएंगे। शहर में ये सब जल्दी नहीं होता है। शहर में बड़ा बड़ा व्यवसाय में लगा हुआ है, व्यापार में लगा हुआ है, नौकरी कर रहा है, उद्योग में लगा हुआ है। ये सब गांव और शहरों का मुख्य अंतर है। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कि ग्रामीण एवं नगरीय जीवन के बीच विभिन्नता स्पष्ट करें। मतलब कि ग्रामीण और नगरीय जीवन के बीच क्या विभिन्नता है? तो बहुत सारा विभिन्नता है। क्या विभिन्नता है बताओ? बहुत आसान है ये प्रश्न। गांवों की आबादी कम होती है, तो नगरों की आबादी, गांवों में शांत माहौल रहता है, नगरों में भीड़ भाड़, हल्ला गुल्ला मचा रहता है। शहरों में खेती और पशुपालन आजीविका है, नगरों में व्यापार, उत्पादन, नौकरी मुख्य आजीविका है। गांवों की प्रकृति वातावरण शुद्ध और स्वच्छ रहता है, नगरों की प्राकृतिक वातावरण अशुद्ध और अस्वच्छ रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक आसानी से नहीं मिलता है, नगरों में शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक आसानी से मिल जाता। गांवों में छोटी छोटी मकान एवं मिट्टी के घर पाए जाते हैं, नगरों में बड़े बड़े घर, अट्लाटिकाएं पाई जाती हैं और मिट्टी के घर नहीं मिलते। गांवों में सादगी और संतुष्टि देखने को मिलती है, शहरों में बनावटी चमक दमक एवं भाग दौड़ और असंतुष्टि देखने को मिलती है। गांव के लोग देखो ना, आराम से संतुष्ट रहते हैं। आगे में जीवन में बड़ा होना ना, अगर तुमको बिल्कुल सुकून से जिंदगी बिताना है तो गांव में जाकर के खेती करना, ठीक, खूब पैसा कमाना है एकदम अनलिमिटेड, तो बिजनेस करना, व्यापार, और आराम से जिंदगी कट जाए। एक घर में कूलर भी हो, एक छोटा मोटा घर भी लेना है, तो नौकरी करना चाहिए, टेंशन नहीं पलता है इसमें, क्योंकि पैसा मिलते रहता है। हेकरा में, हाँ एक बात जान जाओ, हेकरा में सुकून खूब मिलेगा, पैसा बहुत कम है, मरोगे नहीं खैला बिना। एकरा में पैसा बड़ी ज्यादा है, लेकिन चिंता फिक्र ओकरों से ज्यादा है। पैसा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन चिंता फिक्र टेंशन हमेशा कपार पे घूमत रहेगा। हेकरा में कम टेंशन है, सब्जी रोज मिलेगा खाने के लिए। तो गांव में देखो संतुष्टि मिलता है, और शहरों में चमक दमक, भाग दौड़, असंतुष्टि। गांव में एक दूसरे के प्रति अपनापन का भाव होता है, और नगरों में पड़ोसी पड़ोसी का नाम तक को नहीं जानता। बात सही है?
गांव में जाके तुम दूसरा गांव में पूछो कि फलाना आदमी कौन गांव में रहते हैं, वो बता देगा लगभग। यहाँ पे पड़ोसी में पूछो कि ये आदमी रहते हैं, हम तो नाम ही नहीं सुने कबो। होता है ऐसा ना, हम तो जन्म नहीं करते कि कोई रहता है। गांव में एक दूसरे की खुशी और गम में सम्मिलित होता है, होना कर्तव्य माना जाता है। अब पढ़े थे ना नगर कहानी, उसमें जब अली अमाल रो रही थी तो वो कह रहा था अरे साइड होकर रो, किनारा होके हमको जाने दो इधर। गांव में कोई रोए तो जाके 10 लोग खड़ा हो जाएंगे, का हुआ का हुआ, कहे रो रहे हो। होता नहीं सान है। गांव में एक दूसरे की खुशी और गम में सम्मिलित होना कर्तव्य, ये दोनों में एक है जी। शहरों में एक दूसरे की खुशी और गम में सम्मिलित होना कर्तव्य नहीं माना जाता है। गांव में 500 किलोमीटर चल करके गंतव्य स्थान तक पहुंचना कोई भारी काम है। गांव में तो 500 किलोमीटर आराम से पैदल चल जाता है आदमी। ऐजा शहर में देखो, सासाराम पोस्ट ऑफिस से धर्मशाला पे आता है जो कि 5 मिनट का रास्ता है। और दूसरा चीज एगो टोटो चल दिया है अब तो, पहले रिक्शा आता था, एक बैल बैठा है दूसरा बैल खींच रहा है उसको। रिक्शा पे बैठे हो कब वो, उसमें यही तो होता है, एक बैल बैठा है और दूसरा बैल खींच रहा है उसको। बैले खींचेगा, चाहे गधा बैठा है एगो गधा खींच रहा है उसको। गांव में थोड़ी भी दूरी के लिए लोग सवारी की आवश्यकता पड़ती है। गांवों में लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं और नगरों के लोग धार्मिकता कम होती है, ये लोग थोड़ा सा अलग होते हैं। गांवों में कृषिगत वस्तुओं की बातें होती हैं, वहां पे बात होगा कि तुम्हारा धान कैसा है। और नगरों में धान, व्यापार, बैंक की बातें होती। शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग की भूमिका क्या है? तो व्यवसायिक वर्ग की भूमिका क्या है? व्यवसायिक वर्ग अपने व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु वाणिज्यिक कार्यस्थलों, जन परिवहन प्रणाली, औद्योगिक केंद्रों इत्यादि का स्थापना करना आरंभ किया, जिससे वहां धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी, वहां सामाजिक परिवर्तन होने लगा। छोटा सा क्षेत्र शहर में क्या हो गया? तब्दील हो गया। मध्यम वर्ग की भूमिका क्या रही? मध्यम वर्ग धीरे धीरे एक शिक्षित वर्ग के रूप में उभरने लगा। इस वर्ग से वकील, शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स इत्यादि विभिन्न पदों पर लोग आसीन होने लगे। इसकी आर्थिक स्थिति अच्छे होने लगी, जिससे इनके सामाजिक जीवन में बदलाव आने लगा और शहरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। सबसे पहला व्यवसायिक वर्ग। व्यवसायिक वर्ग क्या किया? पूंजीपति पूंजी लगा दिया, और उद्योग खोलने वाले व्यवसायिक वर्ग, उसको कंट्रोल करने वाले मध्य वर्ग। तीसरा भी तो चाहिए, मजदूर, वो काम क्या करेगा जाके। आधुनिक शहरों में एक और जहां पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, वही दूसरी ओर श्रमिक वर्ग का। पूंजीपति, उद्योगपति के मध्यम वर्ग के सबके बोझ को संभालने वाले श्रमिक ही थे। वास्तव में श्रमिक गांवों के निवासी थे, जहां जहां उद्योग स्थापित हुआ बिना बुलाए ही पहुंचने लगे। श्रमिक वर्ग सुविधाहीन था, जिसके पास रहने के लिए न तो आवास था न खाने के लिए भोजन। वे स्लम में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे श्रमिक वर्गों में जागरूकता आई, उचित मजदूरी और काम के घंटों के लिए आंदोलन शुरू हुए। अंत में एक सबल शक्ति के रूप में उन्होंने अर्थव्यवस्था एवं शहरीकरण में योगदान दिया। सबके बोझ को संभालने वाला कौन था? मजदूर। 3 गो वर्ग आया। व्यवसायिक वर्ग पूंजी लगा दिया, मध्यम वर्ग उसमें छोटा मोटा नौकरी कर लिया, और सबको बोझ को संभालने वाला मजदूर उसमें काम करना चालू हुआ। ये लोग धीरे धीरे जागरूक हुआ और ये लोग भी योगदान दिया। शहरों की विकास की पृष्ठभूमि एवं उनकी प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता था। आधुनिक काल में पूर्व व्यापार एवं धर्मों की स्थापना के महत्वपूर्ण उदाहरण थे। गांवों से शहरों के विकास की एक प्रक्रिया है जो कई शताब्दियों तक फैली है। मध्यकालीन सामंती सामाजिक संरचना एवं मध्यकालीन जीवन मूल्य 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पर थे। कई प्रतिरोधों के पश्चात यह व्यवस्था 8वीं शताब्दी तक बनी रही। अंततः सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना विकसित हुई। इन्हीं सब पृष्ठभूमि में शहरी जीवन का पुनः उदय हुआ। क्या था इसमें? शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत ही लंबी रही है, लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास 200 वर्षों तक पुराना है। 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहर की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। क्या? ये पहले भी
लघुत्तरीय प्रश्न में आया था। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, विश्व के विशाल भाग पर औपनिवेशिक शासन की व्यवस्था, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। ये 3 गो है कारण जिसके कारण शहरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। शहरीकरण के प्रक्रिया के कारण, ये 3 गो कारण के कारण एक नया परिवर्तन लोगों के जीवन स्तर में आया। शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए? इधर आओ दोनों। शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए? शहरीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक जीवन में, अब कौन बतियाओ मत, सामाजिक जीवन में काफी बदलाव लाया, परंतु ग्रामीण जीवन मुख्यतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित था, परंतु नगरीय जीवन की गतिशीलता मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित था। देखो, ग्रामीण में जो भी अर्थव्यवस्था होता है, गांव में जो पैसा आता है वो कहां से आता है? कृषि से। तो गांवों का तो अर्थव्यवस्था किस पर आधारित हो गया? कृषि पर। लेकिन नगरों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित हो गया? मुद्रा पर, क्योंकि वो पैसा रहेगा तभी तो नगर चलेगा। रोजगार के साधनों की अधिकता के कारण, अच्छा कोरोना काल आया था ना, बेरोजगारी शहरों में बढ़ा कि गांव में? शहर में। गांव में कुछ बेरोजगारी बढ़ेगा, खेती का तो काम तो उस समय भी होता था, अनाज उस समय उपजाते थे वो लोग। रोजगार के साधनों की अधिकता के कारण शहरों में लोगों के जीवन स्तर उठने लगा, जिससे शिक्षा का प्रसार सामाजिक जीवन में एक नया बदलाव लेकर आया। लोगों में स्वार्थ की भावना बढ़ने लगी, अधिकाधिक धन उपार्जन के लिए प्रतिस्पर्धा का माहौल बढ़ने लगा, लोगों के अंदर कपट कुविचार बढ़ने लगे। तभी तथा मानवता की भावना घटने लगी, लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचने लगे, सामाजिक जीवन में आधुनिकता का बोलबाला बढ़ने लगा, नगरीय जीवन और आधुनिकता एक दूसरे के पूरक बन गए, व्यक्तित्ववाद और भावना में भी बढ़ने लगा। मतलब क्या हुआ? शहर बढ़ने से गांवों में जाके परिस्थिति देखोगे ना, तो आदमी पैसा मांगना छोड़ देता है कि चलो दिक्कत है इसको। गांव शहरों में ऐसा होता नहीं है, हम नहीं की जाना तहर का दिक्कत बा, पैसा चाहिए तो चाहिए। तो ये क्या बढ़ने लगा? एक तरह से मानवता की भावना घटने लगी। अरे ऐसा होता भी है, गांव में कोई डॉक्टर इलाज करता है तो उसका पैसा बहुत दिन तक पेंडिंग रह जाता है। शहर में जाएगा, वो नगद पैसा लेके जाएगा, कैसे भी, चाहे कर्ज मांग के ले जाए, चाहे कुछ बेच के ले जाए अपना, तो ले जाए। तो गाँव में मानवता बहुत ज्यादा रहता है, शहरों में मानवता की भावना क्या होती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इस प्रकार का एक बदलाव आता है। एक औपनिवेशिक शहर के रूप में बंबई शहर के विकास की समीक्षा करें कि बंबई किस प्रकार के। तो बंबई में 19वीं शताब्दी के अंत तक मुंबई का विस्तार तीव्रता से हुआ। शुरुआत में बंबई 7 टापुओं का इलाका था, जैसे आबादी बढ़ी इन टापुओं को एक दूसरे से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, और इस तरह एक विशाल शहर अस्तित्व में आया। मुंबई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। एक प्रमुख बंदरगाह होने के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, जहां से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाते थे। इस व्यापार के कारण न सिर्फ व्यापारी महाजन बल्कि कारीगर एवं दुकानदार भी मुंबई में बसे। कपड़ा मिल खुलने पर अधिक संख्या में लोग इस शहर की ओर उन्मुख हुए। जो भी आता था कोई ना कोई उस काम अवश्य मिल जाता था। मुंबई पहले 7 टापुओं का शहर था। 7 टापुओं को सबको जोड़ करके एक शहर बनाया गया, और एक बंदरगाह होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलता था इससे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब दूसरे देश से भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आ जाता था। और कपड़ा वगैरह मिल खुला तो रोजगार बढ़ने लगे, लोग जो भी आते थे उनको कोई ना कोई काम मिल जाता था। मुंबई नगर योजना का काम प्लेग की महामारी के डर से किया गया। 1898 ईस्वी में सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। 1918 ईस्वी में मुंबई के मकानों में महंगे किराए को सीमित करने के लिए किराया कानून पारित किया गया। जमीन की कमी के कारण के विस्तार से मुंबई में समस्या बढ़ी, जिसे दूर करने के लिए भूमि विकास परियोजना लागू की गई। एक सफल भूमि विकास परियोजना मुंबई पोर्ट
एक्ट के अंतर्गत शुरू की गई। ट्रस्ट ने 1914 से 1918 के बीच एक सूखी गोदी का निर्माण किया और उसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली उसका इस्तेमाल करके मशहूर मेरीन ड्राइव बनाया। मशहूर मुंबई शहर एक ऐसे लोगों को हमेशा आकर्षित करते हैं जो स्वतंत्र और नए अवसर की तलाश में रहते हैं। यहाँ पर एक मरीन ड्राइव जो है ना, वो क्या है कि एक तरह से समझ लो कि चारों तरफ से घिरा हुआ जैसे तालाब जैसा है, तो वो निर्माण किया गया, जो मिट्टी निकाला गया उसमें डाल दिया गया और बाकी जगह जो जो गड्ढे थे उसको भर दिया गया और उसको भी एक सुंदर जगह बना लिया गया। जो भी यहाँ पे जो भी लोग अच्छा कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया अवसर के तलाश में रहते हैं, मुंबई उसको हमेशा क्या करता है, आकर्षित करता है। इस तरह से ये चैप्टर भी खत्म हो गया।